कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी किसी बड़े महल, बड़े शहर या बड़ी घटना से शुरू नहीं होती। कभी कभी वो शुरू होती है एक पुराने बस अड्डे से, धूल उड़ाती सड़क से, और किसी ऐसे इंसान की छोटी सी मदद से जिसे हम कुछ देर पहले तक जानते भी नहीं होते। यह कहानी है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास बसे एक छोटे से कस्बे बरुआ बाजार की। बरुआ बाजार बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ जिंदगी हर समय चलती रहती थी। सुबह सब्जी मंडी में आवाजें उठती, दोपहर में दुकानें आधी बंद हो जाती, शाम को चाय की दुकानों पर राजनीति शुरू हो जाती और रात में वही गली कूचे इतने शांत हो जाते कि दूर से गुजरती मालगाड़ी की आवाज तक सुनाई दे जाती। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना बस अड्डा था। बस अड्डा क्या था, बस कुछ टूटी बेचें, लोहे की जंग लगी छत, दो पान की दुकानें, एक चाय वाला और उसी के कोने में एक छोटी सी दुकान, नया पन्ना कॉपी सेंटर। दुकान छोटी थी पर उसके अंदर एक अलग ही दुनिया थी। एक पुरानी फोटोकॉपी मशीन, कुछ रजिस्टर, बच्चों की पेंसिलें, फॉर्म भरवाने आने वाले लोग, दीवार पर टंगी छोटी सी घड़ी और कोने में रखा एक टीन का डिब्बा जिस पर हाथ से लिखा था शाम की पाठशाला के लिए मदद। यह दुकान चलाती थी काव्या श्रीवास्तव, उम्र करीब 24 साल। चेहरे पर कोई बनावटी चमक नहीं, लेकिन आंखों में एक साफ समझदारी थी। बोलती कम थी, सुनती ज्यादा थी। कस्बे के लोग उसे प्यार से काव्या बिटिया कहते थे। कोई पेंशन का फॉर्म भरवाने आता, कोई छात्रवृत्ति का आवेदन, कोई राशन कार्ड की कॉपी, कोई नौकरी का ऑनलाइन फॉर्म। काव्या सबका काम धैर्य से करती। उसकी माँ सरोज घर पर सिलाई का काम करती थी। पिता बाबूलाल मास्टर कभी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन 5 साल पहले बीमारी से चले गए। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी काव्या के कंधों पर आ गई। उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं, लेकिन नौकरी भी जरूरी थी, इसलिए दिन में कॉपी सेंटर, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात में अपनी तैयारी, यही उसकी जिंदगी बन गई। काव्या का एक सपना था। वह चाहती थी कि पुराने बस अड्डे के पीछे पड़े खाली सरकारी भवन को फिर से बच्चों की लाइब्रेरी बनाया जाए। कभी वहां जनता पाठशाला चलती थी। उसके पिता बच्चों को मुफ्त पढ़ाते थे, लेकिन समय के साथ भवन बंद हो गया, खिड़कियां टूट गई और दरवाजे पर ताला लग गया। लोगों ने मान लिया कि अब उसका कोई उपयोग नहीं, पर काव्या ने नहीं माना। उसने दुकान की दीवार पर बच्चों की बनाई तस्वीरें लगा रखी थी। किसी ने डॉक्टर बनाया था, किसी ने पुलिस वाला, किसी ने अध्यापक और एक छोटी बच्ची ने बड़ा सा स्कूल बना दिया था जिसके ऊपर लिखा था हम भी पढ़ेंगे। काव्या जब भी उस तस्वीर को देखती, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती। शायद वही मुस्कान उसे हर दिन थकने नहीं देती थी। उसी बरुआ बाजार में एक दिन शहर से आया एक आदमी उतरता है, समीर वर्मा। समीर लखनऊ की एक कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी कंपनी में सिविल इंजीनियर था। उम्र 29 साल, काम में तेज, बोलने में सधा हुआ और आदत से थोड़ा जल्दी में रहने वाला। उसे बरुआ बाजार इसलिए भेजा गया था क्योंकि वहां के पुराने बस अड्डे और उसके आसपास की जमीन पर एक बड़ा लॉजिस्टिक्स गोदाम बनने वाला था। कंपनी ने उसे शुरुआती सर्वे रिपोर्ट तैयार करने भेजा था। समीर के लिए यह बस एक और प्रोजेक्ट था। सुबह लखनऊ से निकला, 2 बसें बदली, दोपहर तक बरुआ बाजार पहुंचा। जून का महीना था, हवा गर्म थी, सड़क तप रही थी और बस अड्डे की छत के नीचे भी राहत नाम की चीज नहीं थी। समीर ने कंधे पर लैपटॉप बैग टांगा हुआ था। उसी बैग में प्रोजेक्ट के नक्शे, कागज, कंपनी की फाइलें और उसका लैपटॉप था। फोन की बैटरी लगभग खत्म थी। उसने सोचा, पहले किसी दुकान पर जाकर पानी पीता हूँ, फिर साइट देखूंगा। वह बस अड्डे की भीड़ से निकल ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया। उसके हाथ से फाइल नीचे गिरी। वह झुककर फाइल उठाने लगा। उसी बीच एक दुबला पतला लड़का उसके कंधे से बैग खींचकर भागा। समीर ने एक पल में समझ लिया कि बैग चोरी हो गया है। अरे मेरा बैग, वह चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ा। लेकिन दोपहर की गर्मी, लंबा सफर और धूल भरी सड़क ने उसकी हालत पहले ही खराब कर रखी थी। वह कुछ कदम दौड़ा, फिर लड़खड़ा गया। आसपास के लोगों ने देखा, मगर भीड़ में किसी को पूरी बात समझने में समय लगा। तभी कॉपी सेंटर से काव्या बाहर निकली। उसने लड़के को भागते देखा। वह उसे पहचानती थी। लड़का कोई बड़ा चोर नहीं था, बल्कि कस्बे का ही बिगड़ा हुआ किशोर बिट्टू था, जो जेब काटने और छोटे मोटे सामान चुराने के लिए बदनाम था। काव्या ने बिना देर किए जोर से आवाज लगाई, बिट्टू, अगर बैग लेकर एक कदम और आगे बढ़ा तो तेरी मौसी को अभी फोन कर दूंगी। बिट्टू जैसे अचानक रुक गया। वह काव्या को जानता था और उसकी मौसी से डरता भी था। उसने पीछे मुड़कर देखा। काव्या तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। समीर कुछ दूर हांफता हुआ खड़ा था। काव्या ने फिर कहा, बैग नीचे रख। तभी बिट्टू ने पहले बहाना बनाना चाहा, दीदी, गलती से उठा लिया था। काव्या ने उसकी आंखों में सीधा देखा। गलती से कोई आदमी का कंधा खाली नहीं करता। बैग रख और निकल। बिट्टू ने बैग सड़क किनारे रख दिया और वहां से भाग गया। समीर तब तक वहां पहुंच चुका था।
उसका चेहरा पसीने से भीगा था, सांस तेज चल रही थी। उसने बैग उठाया और चैन की सांस ली। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। काव्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, पहले बैठ जाइए। चेहरा बता रहा है कि आप बैग से ज्यादा खुद गिरने वाले थे। समीर को उसकी बात पर हल्की हंसी आ गई, मगर शरीर सच में जवाब दे रहा था। काव्या उसे अपनी दुकान तक ले आई। उसने कुर्सी आगे खींची, मिट्टी के घड़े से पानी निकाला और सामने रख दिया। धीरे धीरे पीजिए, एक साथ मत पीना, उसने कहा। समीर ने पानी पिया। पानी ठंडा तो बहुत नहीं था, लेकिन घड़े की खुशबू और उस वक्त की जरूरत ने उसे अमृत जैसा बना दिया। कुछ देर बाद उसकी सांस सामान्य हुई। धन्यवाद, समीर ने कहा। अगर आप नहीं होती तो आज मेरा पूरा काम खराब हो जाता। काव्या ने सहज स्वर में जवाब दिया, धन्यवाद की जरूरत नहीं, बस अगली बार बस अड्डे पर बैग थोड़ा संभाल कर रखिएगा। यहाँ लोग बुरे नहीं हैं, पर कुछ लोग मौके के इंतजार में रहते हैं। समीर ने पहली बार दुकान को ध्यान से देखा। छोटी सी दुकान, मगर बहुत व्यवस्थित। एक तरफ कॉपी मशीन, दूसरी तरफ बच्चों की किताबें। दीवार पर लिखी पंक्ति ने उसका ध्यान खींचा, जिस बच्चे के हाथ में किताब होती है उसका रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। वह मुस्कुराया, आप यह दुकान अकेले चलाती हैं? हाँ, काव्या ने जवाब दिया। दुकान भी, फार्म भी, बच्चों की पढ़ाई भी और कभी कभी लोगों की डांट भी। दाफ, हाँ, वह हल्का सा हंसी। किसी का फोटो छोटा हो जाए तो मेरी गलती, सर्वर बंद हो जाए तो मेरी गलती, छात्रवृत्ति लेट हो जाए तो भी मेरी गलती। समीर भी हंस पड़ा। सफर की थकान कुछ कम हो गई थी। थोड़ी देर बाद काव्या ने पूछा, आप यहाँ किसी काम से आए? समीर ने सामान्य अंदाज में कहा, हाँ, एक जमीन का सर्वे करना है, पुराना बस अड्डा और उसके पीछे वाली जगह। काव्या के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने कॉपी मशीन का ढक्कन बंद किया और समीर की तरफ देखा। किसके लिए सर्वे? एक कंपनी है, वेयर हाउस बनना है शायद, अभी शुरुआती रिपोर्ट है। काव्या के चेहरे की सहजता थोड़ी कम हो गई। अच्छा, समीर ने उसकी आवाज में बदलाव महसूस किया। कोई समस्या है क्या? काव्या ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, समस्या तो बहुत पुरानी है, लेकिन बाहर से आने वाले लोग उसे जमीन कहते हैं, यहाँ के लोग उसे याद कहते हैं। समीर को बात पूरी समझ नहीं आई। मतलब? काव्या ने दुकान के पीछे की तरफ इशारा किया। वह जो पुराना भवन है ना, कभी वहाँ जनता पाठशाला चलती थी। मेरे पिता वहाँ बच्चों को मुफ्त पढ़ाते थे, बाद में ताला लग गया। अब लोग कह रहे हैं कि वह बेकार पड़ी जमीन है, लेकिन बेकार चीजों पर बच्चों के सपने नहीं टिके होते। समीर चुप हो गया। वह इस तरह की बातों का आदी नहीं था। उसके लिए जमीन का मतलब नक्शा, सीमा, कागज और रिपोर्ट था। पर काव्या की बात में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतर रहा था। लेकिन अगर जमीन सरकारी है, उसने कहा, तो रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। काव्या ने हल्का सा मुस्कुराया। रिकॉर्ड से सब पता चल जाता तो छोटे लोगों को आवाज उठाने की जरूरत ही क्या थी? उसकी बात में शिकायत थी, मगर कड़वाहट नहीं। समीर ने महसूस किया कि इस लड़की ने जिंदगी से लड़ना सीखा है, मगर दूसरों पर गुस्सा करके नहीं। थोड़ी देर बाद दुकान पर ग्राहक आने लगे। किसी को आधार कार्ड की कॉपी चाहिए थी, किसी को बैंक फॉर्म भरवाना था। काव्या सबका काम करती रही। समीर चुपचाप बैठा रहा और उसे काम करते देखता रहा। उसने देखा कि काव्या हर बूढ़े आदमी से ऊंची आवाज में बात करती ताकि उसे सुनाई दे, हर बच्चे से मुस्कुराकर पूछती कि पढ़ाई कैसी चल रही है, और हर गरीब ग्राहक से पैसे मांगते हुए थोड़ा संकोच करती। एक छोटी बच्ची आई, उसके हाथ में मुड़ा हुआ कागज था। दीदी, यह कविता प्रिंट हो जाएगी? काव्या ने कागज लिया। हो जाएगी, पर तूने याद कर ली? बच्ची ने गर्दन हिलाई। कल स्कूल में सुनानी है, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। फिर प्रिंट फ्री, लेकिन कल आकर सुनाना पड़ेगा। बच्ची खुश होकर चली गई। समीर ने पूछा, आप हर किसी की फीस माफ कर देती हैं क्या? काव्या ने जवाब दिया, हर किसी की नहीं, बस जिन्हें जरूरत हो। वैसे भी बच्चों की कविता से दुकान अमीर नहीं होती, पर दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। समीर को लगा जैसे बरुआ बाजार की धूल भरी दोपहर में उसे कोई बिल्कुल साफ इंसान मिल गया है। कुछ देर बाद उसका फोन बंद हो गया। उसे साइट की लोकेशन देखनी थी, लेकिन फोन बंद था। काव्या ने अपनी दुकान का चार्जर दिया। फिर उसने पुराने रजिस्टर से बस अड्डे का नक्शा निकाला और बताया कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। आप चाहें तो पीछे की गली से जाइए, उसने कहा। मुख्य सड़क से जाएंगे तो जगत सेठ के आदमी मिलेंगे। वे हर बाहरी आदमी से पूछताछ करते हैं। जगत सेठ कौन? यही का बड़ा आदमी। अनाज मंडी, ट्रैक्टर एजेंसी और अब जमीनों का काम भी। लोग कहते हैं कि वेयरहाउस उसी की मदद से बनेगा। समीर ने नाम नोट कर लिया। आपको बहुत जानकारी है, काव्या ने सीधा जवाब दिया। जब किसी की दुकान और बच्चों की पाठशाला दोनों खतरे में हो तो जानकारी रखना मजबूरी बन जाती है। यह बात समीर के दिमाग में बैठ गई। शाम होने लगी थी।
समीर को साइट देखकर कस्बे के गेस्ट हाउस में रुकना था। वह उठकर जाने लगा। उसने जेब से पैसे निकाले। यह पानी, चार्जर और मदद के लिए। काव्या ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। कॉपी करवाते तो पैसे लेती। इंसान बचाने का बिल नहीं बनता। समीर ने पैसे वापस रख लिए। फिर उसने अपना कार्ड निकाला और काउंटर पर रख दिया। कभी किसी नक्शे या कागज की जरूरत हो तो बता देना, मैं मदद कर दूंगा। काव्या ने कार्ड को देखा, फिर समीर को। आप सच में मदद करेंगे या शहर वाले तरीके से बोल रहे हैं? समीर ने पहली बार बिना हंसे जवाब दिया, सच में। काव्या ने कार्ड संभाल कर रख लिया। ठीक है, फिर याद रखूंगी। उस शाम समीर जब बस अड्डे के पीछे पुराने भवन को देखने गया तो उसे पहली बार लगा कि यह सिर्फ खाली जमीन नहीं है। टूटी दीवारों पर बच्चों के पुराने अक्षर अभी भी धुंधले दिखाई दे रहे थे। एक कोने में ब्लैक बोर्ड पड़ा था जिस पर चौक से आधा मिटा वाक्य लिखा था, कल से नई किताब शुरू। समीर देर तक उस वाक्य को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि यह सर्वे रिपोर्ट उसके करियर का सबसे मुश्किल फैसला बन जाएगी। और उसे यह भी नहीं पता था कि जिस लड़की ने आज उसका बैग बचाया है वही आने वाले दिनों में उसे खुद से नजर मिलाना सिखाएगी। अगली सुबह बरुआ बाजार अपने रोज के शोर के साथ जागा। बस अड्डे पर चाय के गिलास खनकने लगे, दूध वाले की साइकिल की घंटी बजने लगी और सब्जी मंडी में आवाजें उठने लगी। लेकिन समीर की सुबह सामान्य नहीं थी। वह गेस्ट हाउस की छोटी सी मेज पर बैठा कंपनी की फाइलें देख रहा था। फाइल के पहले पन्ने पर लिखा था, पुराना बस अड्डा क्षेत्र, अनुपयोगी सार्वजनिक भूमि। नीचे कुछ तस्वीरें लगी थी। तस्वीरों में टूटा भवन, बंद खिड़कियां और खाली मैदान दिखाया गया था। लेकिन उन तस्वीरों में कॉपी सेंटर नहीं था, बच्चों की शाम की पाठशाला नहीं थी, रोज काम पर आने वाले रिक्शे वाले नहीं थे, वे बूढ़े लोग नहीं थे जो शाम को वहीं बैठकर अखबार पढ़ते थे। काव्या की दुकान का कोई जिक्र नहीं था। समीर ने फाइल बंद कर दी। उसे लगा कागज शायद सच बताते हैं मगर पूरा सच नहीं बताते। उसी समय उसके बॉस दीपक खुराना का फोन आया। समीर, साइट देख ली? जी सर, देख रहा हूँ। रिपोर्ट जल्दी चाहिए, क्लाइंट बहुत बड़ा है। बस लिख देना कि जमीन खाली है और निर्माण के लिए उपयुक्त है, बाकी कानूनी टीम संभाल लेगी। समीर ने धीमे से कहा, सर जमीन खाली नहीं है, वहाँ दुकानें हैं, पुराना शिक्षा भवन है, लोग उपयोग करते हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल चुपी रही। फिर खुराना की आवाज थोड़ी सख्त हुई, समीर भावुक मत बनो। हर छोटे कस्बे में लोग दो बेच रखकर जमीन अपनी समझ लेते हैं। हमें टेक्निकल रिपोर्ट देनी है, सामाजिक उपन्यास नहीं लिखना। समीर चुप हो गया। खुराना ने कहा, आज दोपहर जगत प्रसाद जी से मिल लेना, वही लोकल कोऑर्डिनेटर हैं, वे कागज दिखा देंगे। फोन कट गया। समीर के मन में बेचैनी बढ़ गई। उसने तय किया कि पहले काव्या से बात करेगा। वह कॉपी सेंटर पहुंचा तो दुकान खुल चुकी थी। काव्या मशीन साफ कर रही थी। इतनी सुबह? उसने पूछा। समीर ने कहा, मुझे कुछ कागज देखने हैं। आपने कहा था कि इस जमीन की कहानी पुरानी है। काव्या ने उसे ध्यान से देखा। अब आपको कहानी में रुचि क्यों आ गई? समीर ने सच कहा, क्योंकि मेरी फाइल में लिखा है कि जमीन खाली है और मेरी आंखों ने कुछ और देखा है। काव्या ने कुछ पल उसे परखा, फिर दुकान का शटर आधा गिरा दिया। उसने काउंटर के नीचे से एक नीली फाइल निकाली। फाइल पुरानी थी, किनारे घिस चुके थे। ऊपर लिखा था, जनता पाठशाला न्यास दस्तावेज। यह मेरे पिता की फाइल है, काव्या ने कहा। उन्होंने कई बार आवेदन दिया था कि भवन को फिर से बच्चों के लिए खोल दिया जाए, पर हर बार कागज गायब हो जाते थे या जवाब आता था कि मामला विचाराधीन है। समीर ने फाइल खोली। उसमें पुराने नक्शे, ग्राम सभा की प्रतियां, दान पत्र और कई आवेदन थे। एक कागज पर लिखा था कि बस अड्डे के पीछे की जमीन शिक्षा और सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखी गई थी, निजी गोदाम या व्यावसायिक निर्माण के लिए नहीं। समीर हैरान रह गया। यह कागज आपने पहले किसी अफसर को दिखाया? कई बार, काव्या बोली, पर अफसर बदलते रहे। जगत सेठ के आदमी हमेशा पहले पहुंच जाते थे, फिर फाइल कहीं रखी रह जाती थी। जगत सेठ को इससे क्या फायदा? काव्या ने कड़वाहट छिपाते हुए कहा, वेयरहाउस बनेगा तो आसपास की जमीनें महंगी होंगी, उसकी मंडी, उसकी एजेंसी, उसके ट्रक, सबका फायदा। और हमारे जैसे लोग, हमें कहा जाएगा कि विकास के लिए हटना पड़ेगा। समीर के पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। उस दिन दोपहर को वह जगत प्रसाद से मिलने गया। कस्बे में लोग उसे जगत सेठ कहते थे। उम्र 55 के आसपास, सफेद कुर्ता, सोने की अंगूठियां और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो दोस्ती कम, हिसाब ज्यादा लगती थी। जगत सेठ ने समीर का स्वागत बड़े सम्मान से किया। ठंडा शरबत, फल और एयर कूलर के सामने कुर्सी। अरे इंजीनियर साहब, आप तो हमारे मेहमान हैं। बरुआ बाजार को शहर बनाना है, आपकी रिपोर्ट आएगी तो काम आगे बढ़ेगा। समीर ने पूछा, लेकिन जमीन पर दुकानें और पुराना शिक्षा भवन है। जगत सेठ हंसा, वो सब भावनात्मक बातें हैं। पुराना भवन कब का बंद पड़ा है और वो छोटी दुकानें, उन्हें हम दूसरी जगह दिलवा देंगे।
विकास में थोड़ा बहुत तो चलता है। जनता पाठशाला न्यास के कागज हैं। समीर ने सीधे कहा। जगत सेठ की मुस्कान एक पल को रुकी। किसने दिखा? काव्या ने। समीर ने जवाब नहीं दिया। जगत सेठ थोड़ा आगे झुका। देखिए, वह लड़की अच्छी है, पर अपने पिता के पुराने सपनों में अटकी है। सपनों से कस्बे नहीं चलते, पैसे से चलते हैं। आप शहर से आए हैं, समझदार आदमी हैं, रिपोर्ट में ज्यादा उलझिए मत। उसने मेज की दराज खोली और एक लिफाफा बाहर रखा। यह आपके आने जाने और सुविधा के लिए है। समीर ने लिफाफे की तरफ देखा, फिर जगत सेठ की तरफ। मेरी कंपनी मुझे वेतन देती है। जगत सेठ ने मुस्कान वापस लाने की कोशिश की। अरे, इसे रिश्वत मत समझिए, सम्मान समझिए। समीर खड़ा हो गया। सम्मान कागज के लिफाफे में नहीं मिलता। वह वहां से निकल आया, लेकिन बाहर आते ही उसे समझ आ गया कि अब मामला आसान नहीं रहेगा। अगले 2 दिन में कस्बे का माहौल बदलने लगा। बस अड्डे के आसपास अफवाह फैल गई कि जल्द ही दुकानें हटेंगी। कुछ लोगों ने डरकर दुकानें खाली करने की बात शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि कंपनी आएगी तो रोजगार मिलेगा। कुछ बोले, बड़े लोगों से लड़कर क्या मिलेगा। काव्या रोज लोगों को समझाती, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, पर बच्चों की जगह छीनकर गोदाम बनाना विकास नहीं है। लोग सुनते पर डरते भी थे। तीसरे दिन शाम को काव्या की दुकान पर पत्थर फेंका गया। शीशा टूट गया। अंदर बैठे 2 बच्चे डरकर रोने लगे। काव्या ने बच्चों को संभाला, लेकिन उसका चेहरा पहली बार कमजोर दिखाई दिया। समीर उस वक्त वही था। उसने बाहर दौड़कर देखा, पर फेंकने वाला भाग चुका था। आप पुलिस में शिकायत कीजिए, उसने कहा। काव्या ने टूटा कांच उठाते हुए कहा, शिकायत कर दूंगी, लेकिन कांच से ज्यादा डर लोगों की आवाज में है। कल से बच्चे शायद यहाँ ना आए। समीर ने कहा, मैं मदद करूंगा। काव्या ने थके स्वर में पूछा, क्यों? क्योंकि आपको मुझ पर दया आ रही है? नहीं, समीर ने साफ कहा, क्योंकि मेरी रिपोर्ट से अगर झूठ को ताकत मिली तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। काव्या ने पहली बार उसे थोड़ा अलग नजर से देखा। शायद उसे लगा कि यह आदमी सिर्फ शहर का इंजीनियर नहीं है, इसमें अभी भी सही और गलत समझने की हिम्मत बची है। उसी रात समीर ने फाइलों की जांच शुरू की। उसने राजस्व रिकॉर्ड की ऑनलाइन कॉपी निकाली, पुराने नक्शों की तुलना की और पाया कि कंपनी को दिखाई गई जमीन और असली सार्वजनिक जमीन की सीमा में फर्क था। कुछ दस्तावेजों में जानबूझकर पुराना शिक्षा भवन परित्यक्त ढांचा लिखा गया था, जबकि ग्राम सभा के रिकॉर्ड में वह शिक्षा उपयोग हेतु आरक्षित भवन था। समीर ने काव्या को फोन किया, तुम्हारे पिता सही थे, कागजों में बदलाव हुआ है। काव्या की आवाज कांप गई। मतलब जमीन को खाली और अनुपयोगी दिखाने की कोशिश हुई है। क्या इसे रोका जा सकता है? समीर ने गहरी सांस ली। रोका जा सकता है, लेकिन आसान नहीं होगा। हमें सबूत जमा करने होंगे, पुराने रिकॉर्ड, लोगों के बयान, बच्चों की पढ़ाई के प्रमाण और जल्दी से जल्दी एक आपत्ति पत्र। काव्या ने कहा, मैं तैयार हूँ। अगले दिन से दोनों ने काम शुरू कर दिया। काव्या दुकान चलाती, बीच बीच में लोगों से हस्ताक्षर करवाती। समीर नक्शे ठीक करता, आवेदन की भाषा लिखता और कानूनी बिंदु जोड़ता। शाम को बच्चे पढ़ने आते तो काव्या उन्हें डरने नहीं देती। एक दिन एक बूढ़े आदमी रामावतार काका आए। उन्होंने काव्या को एक पुराना पीला लिफाफा दिया। बिटिया, तेरे बाबूजी ने यह मेरे पास रखवाया था। बोले थे समय आए तो काम आएगा। मुझे लगा अब समय आ गया। काव्या ने लिफाफा खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में जनता पाठशाला के उद्घाटन का दृश्य था। बच्चों की भीड़ थी। बीच में काव्या के पिता बाबूलाल मास्टर खड़े थे। उनके पास एक युवा इंजीनियर भी था, जिसने भवन का नक्शा बनाया था। समीर ने तस्वीर हाथ में ली और अचानक उसकी आंखें ठहर गईं। या वह रुक गया। काव्या ने पूछा, क्या हुआ? समीर ने तस्वीर में उस युवा इंजीनियर पर उंगली रखी। यह मेरे पिता हैं। काव्या चौंक गई। आपके पिता? समीर की आवाज भारी हो गई। था विजय वर्मा। वे छोटे सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। मुझे याद है, वे एक कस्बे की पाठशाला का जिक्र करते थे। कहते थे कि कुछ इमारतें ईंट पत्थर से नहीं, लोगों की उम्मीद से बनती हैं। मुझे नहीं पता था कि वही जगह यह है। काव्या चुप रह गई। कमरे में जैसे समय ठहर गया। समीर के पिता कई साल पहले एक सड़क हादसे में चले गए थे। उनके जाने के बाद समीर ने खुद को काम में इतना डुबो दिया कि पिता की बातों को याद करने का समय ही नहीं निकाला। आज एक पुरानी तस्वीर ने उसे अचानक उसके अपने अतीत के सामने खड़ा कर दिया था। काव्या ने धीमे से कहा, तो हमारे पिता एक दूसरे को जानते थे? समीर ने तस्वीर को ध्यान से देखा। शायद सिर्फ जानते नहीं थे, एक ही सपना देखते थे। उस पल से यह लड़ाई समीर के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रही, यह उसके पिता की अधूरी बात भी बन गई। लेकिन दूसरी तरफ दबाव बढ़ता जा रहा था। कंपनी से रोज फोन आने लगा। खुराना ने साफ कहा, समीर, तुम रिपोर्ट क्यों रोक रहे हो? क्लाइंट नाराज है। समीर ने कहा, सर, जमीन विवादित है,
तकनीकी रूप से रिपोर्ट में यह लिखना पड़ेगा। खुराना भड़क गया, तुम्हें नौकरी करनी है या समाज सेवा? समीर ने शांत स्वर में कहा, झूठी रिपोर्ट देना मेरी नौकरी का हिस्सा नहीं है। खून कट गया। उधर जगत सेठ ने भी चाल चली। उसने काव्या की मां सरोज पर दबाव डालना शुरू किया। एक दलाल घर पहुंचा और बोला, दुकान छोड़ दो, सेठ जी मुआवजा दे देंगे। लड़की जवान है, लड़ाई में नाम खराब होगा, चुपचाप कहीं और दुकान खोल लो। सरोज डर गई। रात को उसने काव्या से कहा, बेटी हम छोटे लोग हैं, तेरे पिता होते तो बात और थी, मुझे डर लगता है। काव्या ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, डर मुझे भी लगता है, लेकिन अगर हम चुप हो गए तो पापा की पाठशाला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सरोज की आंखों में आंसू आ गए। तू अकेली कितनी लड़ेगी? काव्या ने जवाब दिया, अब शायद अकेली नहीं हूँ। उसका इशारा समीर की तरफ था, मगर उसने नाम नहीं लिया। कुछ दिनों बाद तहसील में सुनवाई तय हुई। काव्या, समीर, राम अवतार काका, कुछ दुकानदार और शाम की पाठशाला के बच्चों के अभिभावक वहां पहुंचे। दूसरी तरफ जगत सेठ अपने वकील और कंपनी के प्रतिनिधि के साथ आया। सुनवाई शुरू हुई। जगत सेठ के वकील ने कहा, यह जमीन वर्षों से खाली पड़ी है, कुछ अस्थायी कब्जे हैं, विकास कार्य में बाधा डालने की कोशिश हो रही है। काव्या खड़ी हुई। उसके हाथ में फाइल थी, लेकिन आवाज में हल्का कंपन था। उसने अपने पिता की तरह बोलने की कोशिश की, साहब, यह जमीन खाली नहीं है, यहाँ बच्चों ने पढ़ना सीखा है, यहाँ बुजुर्गों ने अखबार पढ़ना सीखा है, यहाँ कई लड़कियों ने पहली बार फॉर्म भरना सीखा है। अगर किसी कागज में यह खाली लिखा है तो कागज अधूरा है। कमरे में कुछ लोग चुप हो गए। फिर समीर ने नक्शे रखे। उसने बताया कि जमीन की सीमा गलत दिखाई गई है, भवन का उपयोग दर्ज है और रिपोर्ट में कई तथ्य छिपाए गए हैं। उसने अपने पिता की पुरानी तस्वीर भी प्रमाण के तौर पर लगाई, जिससे यह साबित हुआ कि भवन सार्वजनिक शिक्षा योजना के तहत बना था। अधिकारी ने फाइल देखी। मामला गंभीर है, अंतिम आदेश तक निर्माण या जमीन हस्तांतरण पर रोक लगाई जाती है। काव्या की आंखों में पहली बार राहत चमकी। बच्चे बाहर खड़े थे। जैसे ही खबर मिली उन्होंने तालियां बजा दी, लेकिन समीर जानता था कि यह जीत अभी पूरी नहीं है, यह सिर्फ पहली दीवार थी, असली लड़ाई अभी बाकी थी। सुनवाई के बाद बाहर आते ही जगत सेठ ने समीर को रोक लिया। इंजीनियर साहब, उसने धीमे स्वर में कहा, आपने अपने लिए मुश्किल बना ली। समीर ने उसकी आंखों में देखा। मुश्किल तो आपने उन बच्चों के लिए बनाई थी जिनकी जगह पर गोदाम बनाना चाहते थे। जगत सेठ ने हंसकर कहा, देखते हैं किसकी रिपोर्ट भारी पड़ती है। समीर ने जवाब दिया, इस बार रिपोर्ट सिर्फ कागज पर नहीं, लोगों के साथ लिखी जाएगी। काव्या थोड़ी दूर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में भरोसा था। उस दिन शाम को जब दोनों कॉपी सेंटर लौटे तो टूटे शीशे की जगह अस्थायी प्लास्टिक लगा था। बच्चे फिर पढ़ने आए थे। छोटी बच्ची जिसने कविता प्रिंट करवाई थी खड़ी हुई और बोली, दीदी आज कविता सुनाऊं? काव्या मुस्कुराई, हाँ सुना। बच्ची ने पढ़ना शुरू किया, जो दीप बुझे नहीं आंधी से वो घर घर रोशनी करता है। समीर ने काव्या की तरफ देखा, काव्या ने बच्चों की तरफ, और उस शाम दोनों ने महसूस किया कि लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, लड़ाई उस रोशनी की है जिसे कुछ लोग बेकार समझकर बुझा देना चाहते हैं। तहसील की रोक के बाद बरुआ बाजार में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ हैरान और कुछ डर गए थे। जो लोग कल तक कह रहे थे कि बड़े लोगों से लड़ना बेकार है, अब धीरे धीरे काव्या की दुकान पर आने लगे। बिटिया, हमारे भी हस्ताक्षर जोड़ लो, हमने भी उस पाठशाला में पढ़ा था, मेरे पिता वहाँ चौकीदार थे, मेरी बेटी शाम को तुम्हारे यहाँ पढ़ने आती है, मैं भी बयान दूंगा। काव्या को लगा जैसे जिन आवाजों को वह अकेले जगाने की कोशिश कर रही थी वे धीरे धीरे खुद उठने लगी हैं। लेकिन हर लड़ाई की कीमत होती है। एक सप्ताह बाद समीर को कंपनी की तरफ से आधिकारिक मेल मिला। उसमें लिखा था कि उसकी रिपोर्ट में देरी और क्लाइंट के साथ असहयोग के कारण उसे प्रोजेक्ट से हटाया जा रहा है। साथ ही उसे लखनऊ ऑफिस लौटकर स्पष्टीकरण देना था। समीर ने मेल पढ़ा और देर तक स्क्रीन देखता रहा। उसे पता था कि ऐसा हो सकता है, फिर भी मन भारी हो गया। नौकरी उसकी जरूरत थी, घर में माँ थी, लोन भी चल रहा था। वह आदर्शों की बातें कर सकता था, लेकिन जिंदगी सिर्फ आदर्शों से नहीं चलती। शाम को वह काव्या की दुकान पहुंचा। उसने कुछ छिपाने की कोशिश की, पर काव्या ने चेहरा पढ़ लिया। कंपनी ने कुछ कहा? समीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा तो बहुत कुछ है, अभी फिलहाल मैं उनके हिसाब से समस्या हूँ। काव्या ने धीरे से पूछा, आपकी नौकरी पर असर पड़ेगा? शायद, समीर ने सच कहा। काव्या चुप हो गई। उसे लगा जैसे उसकी लड़ाई में समीर बहुत कुछ खो रहा है। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आपको पीछे हटना हो तो मैं समझ सकती हूँ। समीर ने तुरंत उसकी तरफ देखा, तुम सच में समझोगी? काव्या ने सिर झुका लिया, शायद नहीं, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका घर परेशान हो।
समीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काव्या, मैं तुम्हारी वजह से नहीं रुका। मैं इसलिए नहीं रुका क्योंकि गलत को सही लिखना मेरे पिता की याद के साथ धोखा होता और शायद अपने आप से भी। काव्या की आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। आपके पिता अच्छे इंसान रहे होंगे, उसने कहा। समीर ने हल्के से जवाब दिया, मुझे लगता है तुम्हारे पिता के दोस्त अच्छे ही होंगे। दोनों हंस पड़े। मुश्किल समय में यही छोटी हंसी उन्हें संभाल रही थी। उधर जगत सेठ ने अगली चाल चली। उसने जिले के कुछ अखबारों में खबर छपवा दी, विकास विरोधी तत्वों ने रोजगार देने वाली परियोजना रोकी। खबर में काव्या का नाम नहीं था, लेकिन इशारा साफ था। कुछ लोगों ने फिर बातें बनानी शुरू कर दी। लड़की को ज्यादा पढ़ा दो तो यही होता है। दुकान छोटी है पर आवाज बड़ी कर रही है। वेयरहाउस बनता तो कस्बे को फायदा होता। काव्या ने अखबार पढ़ा, फिर उसे मोड़कर रख दिया। अब हमें जवाब देना होगा, उसने कहा। समीर ने पूछा, कैसे? काव्या ने दुकान की दीवार पर लगी बच्चों की तस्वीरों की तरफ देखा। हम भी एक खबर बनाएंगे, लेकिन झूठी नहीं। उसने बच्चों, अभिभावकों, दुकानदारों और पुराने छात्रों की बैठक बुलाई। उसी शाम पुराने भवन के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। कोई कुर्सी नहीं थी, कोई मंच नहीं था, बस ईंटों पर बैठी और खड़ी भीड़ थी। काव्या ने सबसे कहा, जो लोग कहते हैं कि हम विकास के खिलाफ हैं, उन्हें बताइए कि हम क्या चाहते हैं। एक महिला आगे आई, हम चाहते हैं कि लड़कियों के लिए पढ़ने की जगह बने। एक रिक्शे वाले ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फार्म भरना सीखें, शहर भागने से पहले अपने हक समझें। रामावतार काका ने कहा, हम चाहते हैं कि बाबूलाल मास्टर की पाठशाला फिर खुले। समीर ने कहा, और हम चाहते हैं कि अगर कोई नया निर्माण हो तो कानूनी और सार्वजनिक हित में हो। गोदाम कहीं और बन सकता है, लेकिन बच्चों की जगह एक बार गई तो लौटकर नहीं आएगी। उस बैठक का वीडियो एक कॉलेज के लड़के ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो धीरे धीरे फैल गया। अगले दिन जिला स्तर के पत्रकार आए। इस बार खबर का शीर्षक अलग था, बरुआ बाजार के लोग चाहते हैं पुरानी पाठशाला की वापसी। माहौल बदलने लगा। समीर लखनऊ गया और कंपनी के सामने अपनी पूरी तकनीकी रिपोर्ट रखी। उसने साफ कहा कि जमीन विवादित है, सार्वजनिक उपयोग दर्ज है और गलत रिपोर्ट देना कानूनी जोखिम होगा। कंपनी के कुछ अधिकारी पहले नाराज हुए, लेकिन जब मामला मीडिया में आया तो उन्होंने खुद को पीछे खींचना शुरू कर दिया। खुराना ने समीर को अलग बुलाकर कहा, तुमने अपनी तरक्की रोक ली। समीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, शायद, लेकिन मैंने अपने पिता का सिर झुकने से बचा लिया। कुछ दिनों बाद कंपनी ने प्रोजेक्ट रोक दिया। आधिकारिक कारण दिया गया, भूमि संबंधी अस्पष्टता और स्थानीय आपत्तियों के कारण पुनर्मूल्यांकन। जगत सेठ की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। राजस्व विभाग ने जांच शुरू की। पुराने रिकॉर्ड निकले। यह साबित हुआ कि जमीन सच में शिक्षा और सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित थी। जगत सेठ ने पूरी कोशिश की, लेकिन अब मामला खुल चुका था। 3 महीने बाद जिलाधिकारी खुद बरुआ बाजार आए। पुराने भवन का ताला खोला गया। अंदर धूल थी, टूटी बेंचें थी, दीवारों पर जाले थे, लेकिन काव्या को वह जगह मंदिर जैसी लगी। वह दरवाजे पर ही रुक गई। सरोज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जा बेटी, तेरे बाबूजी का कमरा है। काव्या अंदर गई। सामने वही पुराना ब्लैकबोर्ड था। उसने हाथ से धूल हटाई। नीचे पुराना वाक्य थोड़ा साफ दिखने लगा, कल से नई किताब शुरू। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, पापा कल आ गया। उस दिन पूरे कस्बे ने मिलकर सफाई की। किसी ने झाड़ू लगाई, किसी ने दीवारें साफ की, किसी ने पुरानी मेज ठीक की, बच्चों ने रंगोली बनाई। समीर ने भवन की मरम्मत का छोटा नक्शा तैयार किया। उसने अपनी बचत से कुछ पैसा लगाया। बाकी कस्बे ने मिलकर सहयोग दिया। किसी ने पंखा दिया, किसी ने किताबें, किसी ने पुरानी कुर्सियां। 2 महीने बाद वहां एक नया बोर्ड लगा, नया पन्ना, अध्ययन केंद्र बाबूलाल मास्टर और विजय वर्मा स्मृति भवन। बोर्ड देखते ही समीर चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि काव्या ने उसके पिता का नाम भी जुड़वाया है। यह क्यों? उसने पूछा। काव्या ने कहा, क्योंकि यह इमारत 2 सपनों से बनी थी, एक मेरे पिता का, एक आपके पिता का। समीर की आंखें नम हो गई। धन्यवाद, काव्या ने हल्की मुस्कान से कहा। इंसान बचाने का बिल नहीं बनता, याद है? समीर हंस पड़ा। यह बात तुम जिंदगी भर याद दिलाओगी। शायद, काव्या ने जवाब दिया। अध्ययन केंद्र शुरू हुआ तो बरुआ बाजार की शाम बदल गई। पहले जहां बस अड्डे के पीछे अंधेरा रहता था, अब वहां रोशनी जलती थी। बच्चे पढ़ते थे, लड़कियां कंप्यूटर सीखती थी, बूढ़े लोग अखबार पढ़ते थे। रविवार को करियर गाइडेंस होती थी। काव्या ने कॉपी सेंटर भी वहीं के एक कमरे में शिफ्ट कर लिया। दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं रही, एक रास्ता बन गई थी। समीर ने भी बड़ा फैसला लिया। उसने कंपनी की नौकरी छोड़ दी। यह फैसला आसान नहीं था। माँ ने पहले चिंता की, पर जब उसने पूरी बात बताई तो सिर्फ इतना कहा, तेरे पिता भी ऐसे ही थे, कम कमाते थे पर चैन से सोते थे।
समीर ने एक छोटी कंसल्टेंसी शुरू की जो छोटे कस्बों और गांवों में सार्वजनिक भवनों, स्कूलों और कम लागत वाले निर्माण की योजना बनाती थी। काम धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन इस बार उसे हर नक्शे में सिर्फ दीवारें नहीं दिखती थी, लोग भी दिखते थे। काव्या और समीर के बीच रिश्ता भी धीरे धीरे बदलने लगा। कोई फिल्मी इजहार नहीं हुआ, कोई अचानक बारिश में प्रेम संवाद नहीं हुआ, बस रोजमर्रा की छोटी बातों में एक अपनापन बढ़ता गया। समीर जब भी बरुआ बाजार आता, अध्ययन केंद्र की मरम्मत, बच्चों की बैठने की व्यवस्था या नए कमरे की योजना देखता, काव्या उससे बहस करती, यह खिड़की बड़ी होनी चाहिए, बच्चे घुटन महसूस करेंगे। समीर कहता, बजट देखो। काव्या जवाब देती, बच्चों की हवा पर बचत मत करो। समीर हार मान जाता, ठीक है, खिड़की बड़ी। काव्या मुस्कुराती, अब बात बनी। सरोज यह सब देखती और मन ही मन मुस्कुराती। एक दिन उन्होंने काव्या से सीधा पूछ लिया, बेटी, समीर अच्छा लड़का है ना? काव्या ने कॉपी मशीन बंद करते हुए कहा, हाँ अच्छा है, बस अच्छा है। काव्या चुप हो गई, चेहरे पर हल्की लाली आ गई। सरोज ने कहा, तूने अपने पिता की लड़ाई पूरी की, अब अपनी जिंदगी का फैसला भी डर कर मत करना। उस रात काव्या देर तक सोचती रही। उसे समीर पसंद था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने मदद की, बल्कि इसलिए कि उसने सही बात समझने के बाद खुद को बदला। उसने काव्या को कमजोर समझकर बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी। यह फर्क बहुत बड़ा था। उधर समीर की माँ भी बरुआ बाजार आईं। उन्होंने अध्ययन केंद्र देखा, बच्चों से मिली, काव्या से बात की। जाते समय उन्होंने समीर से कहा, लड़की बहुत मजबूत है। समीर ने पूछा, आपको कैसी लगी? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे पिता होते तो कहते, ऐसी लड़की घर नहीं, दिशा बदल देती है। कुछ समय बाद दोनों परिवार मिले। कोई जल्दबाजी नहीं हुई, पहले बातचीत हुई, फिर समझ बनी। काव्या ने साफ कहा कि शादी के बाद भी वह अध्ययन केंद्र नहीं छोड़ेगी। समीर ने उतनी ही साफ आवाज में कहा, मैं चाहता ही नहीं कि तुम छोड़ो, अगर तुमने यह छोड़ा तो तुम वही नहीं रहोगी जिससे मैं जुड़ा हूँ। काव्या ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखकर पूछा, तो आप मुझसे जुड़े हैं? समीर थोड़ा चौंका, फिर हंस पड़ा, इतनी बड़ी रिपोर्ट में भी तुमने यह लाइन पकड़ ली? काव्या ने कहा, कॉपी सेंटर चलाती हूँ, छोटी गलती भी पकड़ लेती हूँ। दोनों हंस पड़े। कुछ महीनों बाद बरुआ बाजार में एक सादा सा समारोह हुआ, ना बहुत शोर ना दिखावा। अध्ययन केंद्र के आंगन में बच्चों ने फूलों की सजावट की। काव्या और समीर ने परिवार की मौजूदगी में शादी की। सबसे खास बात यह थी कि विवाह से पहले दोनों ने पुराने ब्लैक बोर्ड पर साथ में एक वाक्य लिखा, नई किताब शुरू। शादी के बाद काव्या ने अपना काम नहीं छोड़ा। वह सुबह घर संभालती, दिन में अध्ययन केंद्र चलाती, शाम को बच्चों को पढ़ाती। समीर अपने काम के साथ केंद्र के लिए नई योजनाएं बनाता। दोनों के बीच कभी बहस भी होती, कभी नाराजगी भी, लेकिन सम्मान कभी कम नहीं होता। एक साल बाद उसी अध्ययन केंद्र से पहली लड़की ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा पास की। एक लड़के को पॉलिटेक्निक में प्रवेश मिला। 3 लड़कियों ने कंप्यूटर कोर्स पूरा किया। बरुआ बाजार के लोगों को पहली बार लगा कि बदलाव सिर्फ बाहर से आने वाले बड़े प्रोजेक्ट का नाम नहीं, अंदर से जागी हुई छोटी कोशिश का नाम भी होता है। जगत सेठ अब भी कस्बे में था, पर उसका रौब पहले जैसा नहीं रहा। लोग अब कागज पढ़ना सीख गए थे, कोई भी खाली पन्ने पर अंगूठा नहीं लगाता था। काव्या ने हर महीने हक की पाठशाला शुरू कर दी, जिसमें लोगों को जमीन, बैंक, सरकारी योजना और दस्तावेजों के बारे में बताया जाता। एक दिन वही बिट्टू, जिसने समीर का बैग चुराने की कोशिश की थी, अध्ययन केंद्र आया। सिर झुका हुआ था। दीदी, उसने कहा, मुझे काम चाहिए, चोरी नहीं करनी। काव्या ने उसे देखा, काम मिलेगा पर पहले पढ़ना पड़ेगा। बिट्टू बोला, मैं पढ़ूंगा। समीर ने उसे पुराने कंप्यूटर ठीक करने का काम सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे बिट्टू बदलने लगा। कस्बे के लोग कहते, जिस लड़के ने बैग छीना था अब वही बच्चों के बैग ठीक करता है। काव्या इस बात पर मुस्कुरा देती। किसी का पहला पन्ना खराब हो जाए तो किताब फेंकते नहीं, नया पन्ना खोलते हैं। 2 साल बाद अध्ययन केंद्र की वर्षगांठ मनाई गई। पूरा आंगन भरा हुआ था। बच्चे मंच पर कविता सुना रहे थे। दीवार पर बाबूलाल मास्टर और विजय वर्मा की तस्वीर लगी थी। नीचे फूल रखे थे। कार्यक्रम के अंत में काव्या ने माइक पकड़ा। 2 साल पहले लोग कहते थे कि यह जगह बेकार है। आज इसी जगह से बच्चों ने परीक्षा पास की, लड़कियों ने कंप्यूटर सीखा, बुजुर्गों ने अपने कागज समझे और हमने जाना कि अपनी जगह बचाना सिर्फ जमीन बचाना नहीं होता, अपनी आने वाली पीढ़ी बचाना होता है। लोगों ने तालियां बजाईं। फिर समीर ने माइक लिया। मैं यहाँ पहली बार एक रिपोर्ट बनाने आया था। मुझे लगा था कि मैं जमीन नापूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ आकर समझ आया कि हर जमीन की लंबाई चौड़ाई होती है, पर कुछ जगहों की आत्मा भी होती है, और उस आत्मा को नक्शे में नहीं, लोगों की आंखों में पढ़ा जाता है। काव्या ने उसकी तरफ देखा।
दोनों मुस्कुरा दिए। कार्यक्रम के बाद रात में जब लोग चले गए, काव्या और समीर पुराने बस अड्डे की तरफ थोड़ी देर खड़े रहे। हवा में धूल कम थी, रोशनी ज्यादा थी। कॉपी सेंटर का पुराना बोर्ड अब अध्ययन केंद्र के अंदर लगा था। याद के तौर पर समीर ने कहा, अगर उस दिन मेरा बैग चोरी ना होता तो शायद मैं तुमसे बात भी न करता। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अगर मैंने बिट्टू को उसकी मौसी का डर न दिखाया होता तो आपकी रिपोर्ट भी चली जाती और हमारी पाठशाला भी। समीर ने हंसते हुए कहा, मतलब हमारी कहानी एक चोरी से शुरू हुई? काव्या ने कहा, नहीं, हमारी कहानी एक बची हुई चीज से शुरू हुई। तुम्हारा बैग भी बचा और शायद तुम्हारा सही फैसला भी। समीर ने उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, और तुम्हारी वजह से मेरे पिता की बात भी बच गई। काव्या ने अध्ययन केंद्र की ओर देखा। अंदर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों ने रंगीन चौक से लिखा था, कल से नई किताब नहीं, आज से नया जीवन। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि छोटी मदद कभी छोटी नहीं होती। कभी एक बैग बचाने वाली लड़की पूरे कस्बे की आवाज बन जाती है, कभी एक इंजीनियर नक्शा बनाने आता है और उसे खुद अपनी जिंदगी का रास्ता मिल जाता है, और कभी एक पुरानी इमारत जिसे लोग बेकार समझ लेते हैं कई बच्चों के भविष्य की पहली सीढ़ी बन जाती है। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें कोई किसी को रोकता नहीं बल्कि उसके सपने को जगह देता है, और सच्चा बदलाव वही होता है जो सिर्फ इमारत नहीं बनाता, इंसान को खड़ा होना सिखाता है।